नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए 2011 से लेकर 2024 तक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी पुनर्वलन, ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक या सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। वे चीजों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। ऑप्शन नंबर सी है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों स्वयं चुने जाते हैं। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे अच्छा लड़का व अच्छी लड़की बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं, जो कुछ दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों की सहायता करे या दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर बी, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। ऑप्शन नंबर सी है, पुनर्वलन से। ऑप्शन नंबर डी है, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिकता मूल्यों का अभाव अवश्य होता है। अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, सत्यवादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक हो तथा समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी है, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है, स्वर राग और के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषिक बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा ऑप्शन है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन बी है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन सी है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण करती है। ऑप्शन डी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के अवगत कराते हैं। अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है? बढ़ सकती या सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लिंग रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर बी है लिंग सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर सी है लिंग भूमिका निर्वाह खेल। ऑप्शन नंबर डी है लिंग स्थिरता।
क्या होगा ऑप्शन? सही ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता। कैसे? लिंग को आधार बनाकर कार्य का निर्धारण करने की शिक्षा देने से तथा इस प्रकार के चित्रण पाठ्य पुस्तकों में करने से लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इसमें बात कही गई है कि कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। अगर इस प्रकार से चित्र छपा है तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? लिंग रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? फर्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सेकंड है भाषा, जात, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तरों, भाषा, जात, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जब शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है तो यही भिन्नताएं बालक के अधिगम को प्रभावी बनाती हैं, किंतु जब शिक्षक इन भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देता तो यह बालक के अधिगम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर ए है आकलन को सीमित कर देता है, ऑप्शन नंबर बी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी है सकल मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल से किया गया आकलन सीमित होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति या बालक का आकलन करने के लिए उसके सभी पक्षों का अवलोकन एवं जांच आवश्यक है, जैसे भाषा, शारीरिक आदि। कागज पेंसिल से केवल बौद्धिकता का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार का जो आकलन है वो सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। ऑप्शन नंबर ए है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से यह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर सी है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार नकारात्मक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों को भी विशेष विद्यालय के स्थान पर नियमित कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए। अतः कक्षा में उपस्थित बधिर बालक को शिक्षिका के द्वारा ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देखा जा सके, ताकि शिक्षिका द्वारा कराए जा रहे अधिगम कार्य को समझ सके तथा उसका लाभ ले सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में
कार्य करने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। ऑप्शन नंबर डी है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इससे वंचित वर्ग के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व तो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन नंबर सी है कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः बालकों को अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। ऑप्शन नंबर बी उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर डी है उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सही ऑप्शन क्या होगा? इस दोनों ऑप्शन में एक होगा उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न ना देकर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सृजनात्मक विचार के बारे में कह रहा है कि सृजनात्मकता एक गुण है जिसमें बालक किसी नए विचार या वस्तु की उत्पत्ति के बारे में चिंतन करता है। इस तरह के बालक किसी समस्या को नियमबद्ध होकर समाधान नहीं करते बल्कि नियम से अलग होकर किसी और मार्ग की तलाश करते हैं। अतः बच्चों में सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें पृथक करें उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालक को भी समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन नंबर ए वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल
तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो रहती है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए है अर्थ निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी है अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी है रटकर याद करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है अनुबंधन। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व अनुबंधन यानी परिस्थिति होता है, क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्षा कक्ष का वातावरण शांत एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? ऑप्शन नंबर ए उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। ऑप्शन नंबर सी है उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। उसे कहना कि ऑप्शन नंबर डी है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थियों को समस्या समाधान का अधिगम न हो जाए। यह अधिगम या प्रयास आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। ऑप्शन नंबर बी है समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन नंबर डी है परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि उनका अधिगम कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति इसे कहा जा सकता है।
ऑप्शन नंबर ए, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों की सोच प्राणों से भिन्न होती है, अतः उनकी सोच को गलत धारणाएं कहकर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ऑप्शन नंबर सी है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्षा कक्ष में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र शिक्षक के बीच समायोजन में व्यवधान न उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। प्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है, अतः अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की आंतरिक इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है सीखना कौशलों के संचय के समान है। ऑप्शन नंबर डी है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों को आधार पर सीखता है, अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन नंबर ए संवाद, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान, ऑप्शन नंबर डी निर्देश। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संवाद। सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा उसे उतना ही ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है?
ऑप्शन नंबर ए विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर डी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यह कथन विकास के वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मध्य बचपन अवधि। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष से 11 वर्ष। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष से 11 वर्ष मध्य बचपन की अवधि है। बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 11 वर्ष तक ही होता है, अतः मध्य बचपन के काल की अवधि 6 से 11 वर्ष तक ही होगी। क्वेश्चन नंबर 29 किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन नंबर डी है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए है समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी सीखना, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।